इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। दिल्ली का ऑक्सीजन संकट कब खत्म होगा? रोजाना हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। केंद्र और सरकार हर दिन आंकड़े पेश कर रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि आखिर अस्पतालों को ऑक्सीजन की नॉन स्टॉप सप्लाई कब होगी। दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल से बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है। ऑक्सीजन देरी से पहुंचने से 8 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 वो मरीज हैं जो आईसीयू में भर्ती थे। अस्पताल का दावा है कि उन्होंने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, फिर भी टैंकर वक्त पर नहीं पहुंचा और जब पहुंचा तब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी थी। मरने वालों में बत्रा हॉस्पिटल के एक डॉक्टर भी शामिल हैं। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ, जो ऑक्सीजन के हमारे नोडल ऑफिसर हैं, उनको, जो एसडीएम नोडल ऑफिसर हमारे साथ यहाँ अस्पताल में दिया गया है, जिनको भी हम बता सकते हैं उनको सबको बताया। यहाँ तक कि हमने एक बीच में कोर्ट में भी इन्फॉर्म किया कि भाई ये पोजीशन है हमारे पास। हमने जब बताया कि हमारे पास अब मात्र आधा घंटे की ऑक्सीजन बची, उसके बावजूद भी कोई टैंकर मुंडका में था, कोई टैंकर बुरारी में था। हमारे तो हाथ पैर फूल गए। लेकिन जब तक ऑक्सीजन आई यहाँ पर, तब तक हमारे 8 पेशेंट नहीं रहे। हम सही मैं बता रहा हूँ कि इतना दुखी वो नहीं है। कोई पेशेंट अच्छा हो सकता हो, हमारे खुद के डॉक्टर, कोई पेशेंट अच्छा हो सकता है और पेशेंट इसलिए ठीक नहीं हो रहा है उसके पास ऑक्सीजन नहीं। शर्म की बात है भाई। ये राजधानी है दिल्ली की, हमारे यहाँ ये हालत है तो आप पूरे देश का इमेजिन कर सकते हैं वहाँ क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अस्पताल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर आर के हिमतानी, वो भी इस ऑक्सीजन की कमी के शिकार हुए। तो बत्रा अस्पताल में हुई मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने बत्रा हॉस्पिटल मामले में संज्ञान लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या मरते लोगों को देखकर आंखें मूंद ली जाएं? कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था केंद्र सरकार ही पूरी करेगी। 490 मीट्रिक टन का मामला है, ये आज आनी चाहिए, हर हालत में दिल्ली को मुहैया होनी चाहिए। यह हाईकोर्ट ने बाकायदा संज्ञान लिया है। बत्रा हॉस्पिटल में जिस तक दर्दनाक 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक गैस्ट्रो के डॉक्टर भी थे। जैसा कि अब आपने डॉक्टर एससीएल गुप्ता को सुना, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं बत्रा हॉस्पिटल के। उन्होंने अपनी लाचारी, अपनी बेबसी बताई कि बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को कहने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ से उनकी बात हो रही थी, लेकिन बावजूद उसके उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली। उन्होंने यह भी कहा कि ये मरीज ठीक हो सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए उनकी मौत हो गई क्योंकि ऑक्सीजन सही वक्त पर नहीं मिला है। और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने बत्रा अस्पताल मामले में बाकायदा संज्ञान लिया है। और क्या मरते हुए लोगों को देखकर आंखें मूंद ली जा सकती हैं? ये तमाम बातें जो हैं हाईकोर्ट की तरफ से कही गई हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमरीश मित्तल जुड़ रहे हैं। आप मैक्स हेल्थ केयर से हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। अभी आज बत्रा हॉस्पिटल का सर एक और मामला सामने आया है, जहां बेहद ही दुखद तरीके से 8 लोगों की मौत हुई है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। सर जी, ये तो दिल दहलाने वाली खबर है और इसको सुन के ही एज अ डॉक्टर ये लगता है कि हम लोग बिल्कुल ही लाचार हैं, हेल्पलेस हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए किसी के साथ, न कभी देखा है रिसेंट पास्ट में, तो कभी देखा नहीं इस तरह की चीज। ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो है ही ऑक्सीजन की, और बहुत गंभीर है। और जहां तक मुझे लगता है कि कोर्ट आदेश करेंगे, ऑब्वियसली वो तो करेंगे ही, पर ये तो सरकार की जानकारी में है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की, उनको मिलके इसको सॉल्व करना चाहिए। उसमें मैं जानता हूं जादू नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके लाया जाएगा, जो भी उसमें कमी हो रही है। बट मैं नहीं समझता कि सरकार ये सोच रही होगी कि हो जाएगा और फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है वो जरूर प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन जो भी है प्रयास पूरे नहीं बैठ रहे हैं। सर, बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, मैं उन पर जाऊं, लेकिन उससे पहले सर आपसे जानना चाह रहा हूं, थोड़ी कहीं से आशा आप दिलाइए सर। कब तक ये स्थिति दिल्ली में आपको लगता है ठीक हो जाएगी? आज हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है बत्रा हॉस्पिटल मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को हर हालत में आज 490 मीट्रिक टन की जो रिक्वायरमेंट है दिल्ली की, वो पूरी की जाए। देखिए, वो 2 चीजें हैं। एक तो अलॉटमेंट का इशू है, वो तो केंद्र सरकार पूरा कर सकती है या जो भी जिस अपने हिसाब से करेगी। लेकिन सवाल यह है जो लॉजिस्टिक्स का इशू है ऑफ द ऑक्सीजन एक्चुअली रीचिंग,
उसमें चैलेंज आ रहा है और वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। जिस अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। डिस्टेंस पे दिल्ली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है, बाहर से ही आ रही है। तो अभी मुझे लग रहा था कि अब तक ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 3-4 दिन से तो बात चली रही है एंड आई वाज होपफुल, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया कि ये अब सॉल्व होना चाहिए। आई एम होपिंग एनी डे इसका सोल्यूशन निकलेगा। मुझे ये भी अजीब लगता है कि कोर्ट को ये बात बतानी पड़ रही है। कोर्ट तो बताएंगे ही। ये सवाल ये है कि क्या हम लोग को नहीं मालूम है? क्या जो लोग, जो कार्यकर्ता हैं सब सरकार के, दोनों सरकारों, उनको नहीं ज्ञान है क्या इस बात का कि ये ऐसा हो रहा है? इसमें तो इतनी ऑब्वियस चीज है। अगर उन्होंने कह दिया 490 मेट्रिक टन, ये जितना भी बोला है आपको आज देना ही है, आपने अलॉट कर दिया, लेकिन पहुंचाने की व्यवस्था और उसकी जिम्मेदारी भी तो किसी को लेनी पड़ेगी। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं आज जब कोर्ट ने यह संज्ञान लिया है तो 490 मेट्रिक टन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, ताकि जल्द से जल्द लोगों को जो ऑक्सीजन की किल्लत से जो खतरा बना हुआ है उससे कहीं ना कहीं निजात मिले। सर, सवाल अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा हर चीज का, जैसे हमने बचपन से देखा है, वैसे तो डॉक्टर्स ये बता पाते हैं, लेकिन कुछ पीठ पर निशान आ जाए तो वो ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है और इस तरह के सिग्नल्स मिलते हैं। सर, तो कोरोना को अगर हम बात करें तो इसके डेंजर साइन शरीर में क्या दिख सकते हैं सर, या क्या महसूस हो तो आपको लगे कि हां ये कोरोना ही है? नहीं, देखिए आजकल तो ऐसे लग रहा है कि जो भी नॉर्मल सीजनल फ्लू या वायरल फीवर, नॉर्मल कोल्ड एंड कॉफ, सभी कोरोना ही निकल रहा है। अगर आजकल आपको गला भी खराब हो, थोड़ा जुकाम हो, थोड़ी खांसी हो, तो आप अवश्य कोरोना का टेस्ट कराएं। कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है कि आप बोले कि बिल्कुल ये कोरोना है। एक स्पेसिफिक साइन है इसमें। अगर ऐसा होने के साथ साथ गला खराब या खांसी या फीवर के साथ साथ अगर आपको लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट, अगर आपका स्मेल और टेस्ट खत्म हो जा रहा है, स्वाद नहीं आ रहा और किसी चीज की महक नहीं आ रही, तो वो कहते हैं आरटी-पीसीआर के बराबर सेंसिटिव टेस्ट है। अगर किसी में भी इस तरह का साइन आ रहा है तो वो कोविड ही है, उसमें कोई शक नहीं है। लोगों को हेजिटेट नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं थोड़ा सा डिले हो रहा है टेस्टिंग में भी, बट मुझे लगता है कुछ इंप्रूवमेंट हुआ उसमें पिछले 1-2 दिन में। तो अगर लोग जरा भी कोई भी कॉफ, कोल्ड, मतलब खांसी, जुकाम, रेगुलर फीवर, उसको कोविड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। सर, कोविड किसी भी तरह से आ सकता है। जी सर, ये बताइए कि आपको हल्का फुल्का गले में थोड़ी खराश हो रही है, कुछ हो रहा है, तो एंटी एलर्जी आप खा सकते हैं, कई बार उससे ठीक भी हो जाते हैं। तो क्या ये घर पर, या हल्का बुखार है तो पैरासीटामोल खा ली जाए, क्या इससे भी काम चल सकता है या नहीं? अगर आपको जरा सा भी कुछ ऐसी आहट होती है तो आपको तुरंत अपना टेस्ट कराना है। आप डेफिनेटली 1-2 दिन के लिए कर सकते हैं कि आप पैरासीटामोल खा लें, क्योंकि कोविड अगर है तो भी तो ट्रीटमेंट वही है। कोविड अगर सपोजिंग गला खराब है और वो कोविड निकलता है, तो कोविड के भी गला खराब में आपको एंटी एलर्जिक या बुखार के लिए पैरासीटामोल ही दिया जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर कोविड है तो आपको तुरंत आइसोलेट होना पड़ेगा। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको, चलिए गला खराब, बुखार, ज्यादातर लोग को कोविड ऐसे ही होके खत्म हो जा रहा है, कुछ भी सीरियस चीज नहीं हो रही अभी भी, लेकिन ये अगर आपको पता लग जाएगा कोविड है तो आप बाकी सबसे अपने आप को अलग करेंगे। ये बहुत बड़ा एक। डॉक्टर अमरीश, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर SCL गुप्ता जुड़ गए हैं। आप चेयरमैन हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं बत्रा हॉस्पिटल के। सर, बेहद दुखद खबर आपके हॉस्पिटल से आज सुनी है सर। हर रोज इस तरह की बुरी खबरें सुन रहे हैं, लेकिन सर आज 8 लोगों की मौत हो गई और अभी हमने आपको सुना, आप ये कह रहे थे कि आपने लगातार एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन, बार बार आप ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन का संकट हो रहा है, लेकिन उसका असर नहीं हुआ और 8 मरीजों की जान चली गई। सर, ये संख्या बढ़ के अब 12 हो गई है। जी, बहुत ही दुखद घटना है आज की। मौत होती है, लेकिन मौत ऑक्सीजन की कमी से हो तो कुचेतता है। जो पेशेंट ठीक हो सकते थे, अगर आपके देखते देखते उनकी मौत हो जाए तो कुचेतता है। ये बात पिछले 1 सप्ताह से लगातार चल रही। पिछले 1 सप्ताह से ये घंटी लगातार हमारे ऊपर रहती थी कि अभी खत्म होने वाली है, कभी नहीं खत्म होने वाली, अब आ गई, अब 100 लीटर आई, अब 500 लीटर आई, और हर बार हमारा होता था। आज हमारा नहीं था। आज करीब 12, सवा 12 बजे हम
बहुत ही कम प्रेशर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का बचा, और हमको मैनिफोल्ड से सिलेंडर्स के साथ 15-20 मिनट 25 मिनट जो भी चला सके, इसके बाद ऑक्सीजन नहीं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर 12 लाइव्स, 12 लोगों की मौत। उसमें एक हमारे ही अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर R.K. हिमतानी, जो एक कोरोना वॉरियर थे, इतने दिनों से कोरोना के साथ लोगों के हित में काम करते रहे। उन्हें खुद कोरोना हुआ और आज आईसीयू में उनकी भी मृत्यु हो। डॉक्टर गुप्ता, आपको जी अभी मैं आपको सुन रहा था सर, तो उसमें आपने एक और बात कही कि इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी, ये अच्छे हो सकते थे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से ये हो गया सर। जी हाँ, यही मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर अभी अमरीश भी बता रहे थे कि जहां पर एक कोई डिबेट नहीं है जिस ट्रीटमेंट में कि ऑक्सीजन की कमी होती है उसको ऑक्सीजन देना ही पड़ता है, और बेसिक चीज जिसकी जरूरत है अगर वो ना सप्लाई की जाए। और हम दिल्ली सरकार से मांग क्या रहे हैं? हम मांग ही इतना रहे हैं कि हर उस अस्पताल को जहां पर कोरोना के पेशेंट हैं, आपने हमें 80% हमारे बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए, हमने माना। हम अपने अस्पताल में कोरोना का बहुत ही अच्छी तरीके से इलाज कर रहे हैं, पर उस इलाज के लिए जो अस्त्र शस्त्र की जरूरत है वो तो दिल्ली सरकार से ही मिलेगा ना। और हम उनसे कह क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए दे दो, वक्त से दे दो। ऑक्सीजन तो अभी भी दी उन्होंने, क्योंकि अभी आज मेरे पास अब 6000 लीटर हो गई ऑक्सीजन, लेकिन वो जो 1.25 घंटे का गैप था, उस 1.25 घंटे के गैप में जो गड़बड़ी हुई उससे 12 लोगों की मौत हो गई। तो एक निरंतरता बनी रहे, जितनी सप्लाई है वो प्रॉपर हो जाए, और क्या चाहिए? पैंडेमिक इसी से तो खत्म होगा ग्रेजुअली। पिछली बार भी हम जीते थे, इस बार भी हम जीते, और ऑक्सीजन की कमी अगर कमी महसूस होती है तो इलाज कैसे करोगे आप? डॉक्टर गुप्ता, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप कैप्टन ऑफ द शिप हैं, बत्रा हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं सर, अब आपको लगता है कि डॉक्टर्स का भी कहीं ना कहीं ऐसी घटना के बाद तो मोराल टूट रहा है, हिम्मत उनकी टूटती नजर आ रही है, उनको संभालना भी आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज सर, आपने कंसिस्टेंसी की बात की, अब चलिए ऑक्सीजन का सप्लाई अब आपके पास आया, आप कह रहे हैं, लेकिन ये फिर खत्म हो जाएगा, इसमें कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, यानी लगातार आपको बिना किसी रुकावट के ऑक्सीजन मिलती रहे। बत्रा हॉस्पिटल ने हाई कोर्ट में अपना एक केस भी डाल रखा है, और प्रैक्टिकली हम उसमें उनसे एक ही गुजारिश कर रहे हैं। हमने माननीय जस्टिस सांघी से भी बताया कि सर हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए और लगातार चाहिए, टाइम से चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जहां तक आपने कहा मनोबल का, हमारे यहाँ के 21 डॉक्टर्स, 21 डॉक्टर्स दे आर कोरोना पॉजिटिव। इसके बाद भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी है इलाज करने में। जितने लोग हैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कोरोना पेंडेमिक में वर्क करते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर्स ऐसे भी नहीं है जिनका इन घटनाओं के साथ मनोबल टूटे, पर हां तकलीफ जरूर होती है। सामने कुछ ऐसा हो रहा हो जो टल सकता है और जो न टल। सर, जो स्थिति आज बनी, जो 12 लोगों की दुखद मौत हुई है सर, अब इस तरह की स्थिति ना बने, क्या अब लगता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई, अब चूंकि हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, तो अब आपको उम्मीद है कि लगातार ऑक्सीजन मिलती रहेगी और अब कम से कम ऐसा संकट दोबारा नहीं होगा, या अभी भी डर है सर? आशा मानव जीवन की चिर संगिनी, ये होप हमेशा हमारे साथ ही है, और हम इस आशा के साथ, जैसे आपने कहा है, हम समझेंगे कि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहेगी। परंतु एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो पिछले एक हफ्ते से लगातार प्रॉमिसेस होने के बाद, इवन फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी, पूरी नहीं हुई। इसलिए एक प्रश्न चिन्ह अभी भी लगा हुआ है। हाथ कंगन को तभी चाहिए जब कुछ हो जाए। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं सब सद्बुद्धि आए और हमें ऑक्सीजन मिले, निरंतर मिले, और हम अपने पेशेंट्स की सेवा कर सकें। चलिए डॉक्टर गुप्ता, हम आपके दुख को समझ सकते हैं, और ऐसे में भी आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।
धन्यवाद। डॉक्टर अमरीश, आपके पास मैं वापस लौटना चाहूंगा। बहुत सारे शंकाएं जो हैं वो मन में आती हैं। अब आप ये बताइए कि क्या कोरोना से हार्ट अटैक का भी खतरा है? ये एक शोध का विषय है। ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि कुछ लोगों को कोरोना के बाद हार्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, हार्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और हार्ट का पंपिंग एकदम कमजोर हो जाता है। ये कॉमन चीज नहीं है, लेकिन इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और कुछ लोगों को थ्रोम्बोसिस की टेंडेंसी बढ़ती है। तो हार्ट इन्वॉल्वमेंट इन कोरोना इज द सब्जेक्ट ऑफ मेजर रिसर्च राइट नाउ। ऑब्जर्वेशन इसमें है, लेकिन अभी फाइनली ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि ये कोरोना की वजह से ही हो रहा है। जिस तरह से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये इट इज वेरी लाइकली कि हार्ट का इन्वॉल्वमेंट भी कोरोना में होता है। सर, दूसरी चीजें यह है कि अब चूंकि कोरोना इतना बड़ा डर पूरी दुनिया के मन में है, भारत में अब जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, ऐसे में हर जो शख्स है उसने अपने घर में कुछ इक्विपमेंट्स बनाए हैं। हर रोज दिन में 3-3, 4-4 बार ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है, आप बार बार पल्स देख रहे हैं, और ऐसे में थोड़ा ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट होता नजर आता है तो टेंशन होती है, पल्स ऊपर नीचे होती है तो टेंशन होती है, ऑक्सीमीटर जो है लगातार लोग देख रहे हैं। सर, थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर आपको कोविड नहीं है, सिम्टम नहीं है, तो कोई ऑक्सीजन देखने का मतलब नहीं है, अनलेस आप लंग डिजीज के पेशेंट हो। आपको नॉर्मल व्यक्ति की तरह अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए, सभी को रखना चाहिए। जिन हमारे शोध ने लास्ट ईयर हमने जो पेपर, जो स्टडी करी और इस साल पब्लिश हुई, उसमें बड़ा क्लियरली शो किया है कि जिन लोग को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होता है या दोनों साथ में होते हैं, उनके आउटकम्स अच्छे नहीं होते। अगर वो एक बार अस्पताल पहुंचते हैं तो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क ज्यादा रहती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये चीजें हैं तो आपको कोरोना होगा ही। आपको क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? जनरल हेल्थ प्रिकॉशंस, जनरल रेगुलर एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, यूजुअल मॉनिटरिंग, नथिंग मोर देन दैट। अगर आपको कोरोना का शक है या कोरोना डायग्नोज हो गया है, तब आपको 2 चीजें मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अपना बुखार, टेम्परेचर दिन में 3 बार जरूर लें और रिकॉर्ड करें अगर है आपको ऐसा कुछ तो जी। और अपना SpO2 जरूर रिकॉर्ड करें, क्योंकि ये साइंस होते हैं जब फीवर नहीं सेटल हो रहा हो या ऑक्सीजन ड्रॉप कर रही हो या ब्रेथलेसनेस बढ़ रही हो। ये साइंस होते हैं कि कोरोना कुछ गलत तरफ जा रहा है और आपको हॉस्पिटल की या डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। ऑक्सीजन मेजरमेंट इसमें बहुत क्रिटिकल है जी। इट इज डिसाइसिव टू यू नो टू इन द फॉर्म ऑफ वेदर यू रिक्वायर मेडिकल हेल्प और नॉट। अगर आपका ऑक्सीजन मेंटेन्ड है तो बाय एंड लार्ज आप सेफ जोन में हैं। डॉक्टर अमरीश, कोरोना इलाज में हम लगातार सुन रहे हैं स्टेरॉयड दिए जा रहे हैं। स्टेरॉयड कितने खतरनाक हैं? कोरोना के इलाज में बहुत सी चीजें दी जा रही हैं, फिर भी मैं एक लाइन में बोल दूंगा कि 4 चीजें हैं जो कि कोरोना के इलाज में एक्चुअली शोध से सिद्ध हुआ है कि ये फायदा करती हैं। उनमें एक तो नॉर्मल पैरासिटामोल टाइप दवाइयां हैं, एक ऑक्सीजन जिसके बारे में इतनी अभी हम लोग ने तकलीफ सुनी, और ऑफ कोर्स उसके बाद वो ब्लड थिनर्स, वो अलग स्टोरी है। बट स्टेरॉइड आर द मेन स्टे। स्टेरॉइड एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप ऑफ दवाइयां हैं। इनको यूज कोरोना की शुरुआत में नहीं किया जाता है। ये वायरस को कुछ नहीं करते हैं। कोरोना के फर्स्ट 5-6 डेज में वायरस अटैक करता है हमको। वायरस को स्टेरॉइड नहीं खत्म करते हैं, ना अटैक करते हैं। वायरस जो रिएक्शन शरीर में शुरू करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बोलते हैं उसको वो जब फैलता है शरीर में तो लंग्स को और अन्य भाग को एकदम से डैमेज करता है। उसमें स्टेरॉइड का बहुत अहम रोल है। तो करेक्ट टाइमिंग एंड करेक्ट डोज ऑफ स्टेरॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेरॉइड को क्यों इतना इंपॉर्टेंट देते हैं हम, कि अगर आप पहले यूज कर लेंगे तो स्टेरॉइड नुकसानदायक हो सकते हैं। अगर आप ज्यादा डोज में यूज करेंगे, लंबा यूज करेंगे, जितनी जरूरत नहीं हो तो भी नुकसानदायक। क्या नुकसान होता है स्टेरॉइड से? सबसे पहले स्टेरॉइड से शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती है। मेरी फील्ड तो एंडोक्रिनोलॉजी है, तो मैं सुबह से रात तक आजकल सिर्फ स्टेरॉइड से इंड्यूस्ड डायबिटीज ही मैनेज कर रहा हूं, क्योंकि जिसकी शुगर 100-125 है, उसको जहां स्टेरॉइड चलता है शुगर 400-500 हो जाती है। तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क में रहना है। जिनकी शुगर बेटर कंट्रोल रहेगी उनके आउटकम बेटर होते हैं। तो स्टेरॉइड्स रेज आवर शुगर जी, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग टर्म यूज हमें एसिडिटी और कभी कभी अल्सर को एग्रीवेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म यूजेज में अगर कई लोग को हफ्तों स्टेरॉइड महीनों लेना पड़ता है, हमारे मसल्स और बोन्स को बहुत वीक करते हैं। तो स्टेरॉइड्स के काफी सारे साइड इफेक्ट्स हैं, और अक्यूट साइड इफेक्ट जो हम आजकल
रोज ही देख रहे हैं। जितनी हाई ब्लड शुगर्स मैंने अपने इतने डेकेड्स की प्रैक्टिस में नहीं देखी, एज अ प्रोफेसर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ चेयरमैन, आई हैव नॉट सीन द काइंड ऑफ शुगर नंबर्स दैट आई एम सीइंग दीज डेज। जिसका फोन आता है 500 शुगर, 450 शुगर, 600 शुगर। तो स्टेरॉइड का इसीलिए इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। उससे जान भी बचती है आपकी कोविड में, लेकिन साथ में अगर आप उसके साइड इफेक्ट्स को नहीं मैनेज करेंगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। सर, जो डायबिटीज के मरीज हैं और जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनका कुछ अलग तरीके से इलाज होता है ऐसे में? कोरोना ट्रीटमेंट इज एग्जैक्टली द सेम, उसमें कुछ फर्क नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव या थोड़ा सा प्रिकॉशन ज्यादा लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जो कंट्रोल्ड डायबिटीज वो तो ठीक है, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, खासतौर से जो ओल्डर एज ग्रुप के हैं, उनके कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क ज्यादा हैं। इसलिए उनको हम जल्दी ही मॉनिटरिंग या हो सकता है थोड़ा जल्दी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी बोलें, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स, मतलब उन पर कोरोना के इफेक्ट्स ज्यादा हो सकते हैं, बट बेसिक ट्रीटमेंट प्लान इज सेम। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हर्ष महाजन भी जुड़ गए हैं। आप फाउंडर हैं महाजन इमेजिंग सेंटर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पे। सर, आपसे तो यही जानना चाहूंगा मैं कि आजकल टेस्ट जो है वो करवाना भी एक अपने आप में बड़ा टास्क हो गया है, और अगर आप टेस्ट में आप करवा भी लेते हैं तो उसका रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता है। तो इस बीच आदमी क्या करे? तो सीटी स्कैन जो है वो क्या हर कोरोना मरीज का जरूरी है? नहीं, बिल्कुल एक लाइन में कहूं तो बिल्कुल हर मरीज में जरूरी नहीं है। ठीक है, और ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो कुछ दुर्लभ हो गया है। हालांकि दिल्ली शहर में और देश के बाकी भागों में जो जहां से हम शुरू हुए थे, अब हम कोई 16 लाख टेस्ट रोज के कर सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे पास है। फिर भी पिछले 3 हफ्तों में केस इस रफ्तार से बढ़े हैं कि ये पूरा नहीं पड़ रहा है, और इसीलिए ये हो रहा है कि भी देते हैं तो कई बार रिपोर्ट लेट आती है। पर यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसको लक्षण हैं कोरोना के, उसको रिपोर्ट आए, लेट आए, ना आए, उसको आज के दौर में ये समझ के चलना है कि ये कोरोना ही है, और उसी तरह से उसको ट्रीटमेंट शुरू करनी है। पहले तो घर में आइसोलेट हो जाइए। अगर माइल्ड डिजीज है आप आइसोलेट हो जाएं ताकि घर के दूसरे लोगों को ना दे दें। फिर अगर बुखार 100 से ऊपर जाता है तो आप पैरासीटामोल की गोली है, हर जगह मिलती है, वो खा सकते हैं। अगर बुखार तेज ही रहता है तो आप हर 6 घंटे पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं, ताकि उसको नीचे ही रखें, बढ़ने ही ना दें जी। साथ में कुछ विटामिन है, विटामिन सी, डी, उनको ले सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन और किसी दवाई की जरूरत नहीं है, कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, किसी और दवाई की जरूरत नहीं है। ये अब स्पष्ट तौर से प्रूव हो गया कि कुछ और आपको मदद नहीं करता है जी। दूसरी बात रही उन लोगों की, पंकज जी बहुत महत्वपूर्ण है जी। दूसरी बात रही उन लोगों की जो किसी कोविड व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गए पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, उनको भी अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। और आरटीपीसीआर टेस्ट जल्दी से जल्दी अगर कराना है तो 5वें दिन कराना है या 6ठे दिन कराना है। अगर हम जल्दी कराएंगे टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा और हमें लगेगा हमें कोरोना नहीं है। जो इंक्यूबेशन पीरियड है कोरोना का वो 2 दिन से लेके 14 दिन तक है और 5 दिन उसकी एवरेज है। सर, बहुत जरूरी बात आपने बताई है सर। यानी कोई ट्रैवल, किसी की हिस्ट्री है, वो कोई ट्रैवल करके आता है, मान लीजिए दिल्ली कहीं बाहर से आता है और वो आते ही अपना एंटीजन टेस्ट कराता है, वो अगर नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है तो ये कोई जरूरी नहीं है आप कह रहे हैं। यानी 4-5 दिन, चूंकि आप कह रहे हैं कि वो पीरियड बहुत जरूरी है, उसके बाद टेस्ट कराया जाए तब फायदा होगा उससे। उसको आइसोलेट अपने आप को करना ही है। ये कहना आसान है, करना कठिन है, पर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो अपनी फैमिली में फैला देगा, ऑफिस जाएगा तो ऑफिस वालों में फैला देगा। सो ये समझना बहुत जरूरी है। आप कांटेक्ट में आए हैं, बाहर से आए हैं, आपको आइसोलेट होना ही चाहिए, नहीं तो आपको तो बीमारी होगी, आप अपने परिजनों को भी बीमार कर देंगे। और उनमें से कौन, आपका माता पिता, बच्चा, किसको ज्यादा बीमारी हो जाएगी
वो किसी को पता नहीं। तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर केसेस जो बढ़े हैं ये एक प्रमुख कारण रहा है, आप ये मानते हैं? ये एक कारण जरूर रहा है जी। डॉक्टर अमरीश आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मित्तल कुछ मैं कहना ये चाह कह रहे रहा हैं। था वही एग्जैक्टली वही जो पॉइंट डॉक्टर हर्ष ने कहा, लोग सोचते हैं हम एक्सपोज हुए तो हम बहुत सारी दवाइयां खा लें बचने के लिए, और जिसको अगर शुरुआती सिम्टम, मैंने आपको शुरू में बोला कि आजकल जो भी गला खराब जो भी हो वो उसको मान के चलिए कि कोरोना है, और मान के चलिए, माने ये नहीं कि दवाइयां छोड़ना शुरू कर दीजिए, मान के चलिए मतलब अपने आप को आइसोलेट करिए, और अगर आपका बुखार बढ़ रहा है तो पैरासिटामोल लीजिए या जो भी दवाई लीजिए, अगर एलर्जिक गले में कुछ है तो एंटी एलर्जिक लीजिए, बट द की प्रिकॉशन इज नॉट पॉपिंग पिल्स। कोई दवा खाने से कोविड नहीं रुकेगा अगर आपको होना है तो, अगर आपको बचाना है तो आइसोलेट करना, दैट इज द ओनली वे। सेम पॉइंट। अच्छा डॉक्टर महाजन सिम्टम है, अगर पंकज आगे मैं इस बात को बढ़ाता हूं, सिम्टम है तो कई लोग अपने आप स्टीरॉयड ले रहे हैं। हाँ वो भी, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया लोग खुद ले रहे हैं, कई बार डॉक्टर भी बोल देते हैं स्टीरॉयड खा लीजिए आपको तेज बुखार है। अगर पहले 7-8 दिन में हम स्टीरॉयड शुरू कर देंगे, ऑक्सीजन आपकी बहुत सही है, तो ये आपको लाभ पहुंचाने के बजाय हानिकारक हो सकता है। इसलिए स्टीरॉयड तभी लेना है जब ऑक्सीजन 94 के नीचे पहुंचे और बाकी इन्फ्लेमेटरी मार्कर बड़े हों और आपको क्लिनिकली कोई तकलीफ हो। ये सिर्फ एक सीटी कराया या एक एक्सरे कराया या टेस्ट कराया उसके बेसिस पे नहीं है, हमें व्यक्ति को ट्रीट करना है, हमें टेस्टों या एक्सरे को ट्रीट नहीं करना है। और आगे मैं ये कहूंगा कि सीटी स्कैन हर एक को जरूरत नहीं है, ये मैं बार बार एम्फेसिस के साथ कह रहा हूं। सीटी स्कैन भी उसी को जरूरी है जिसका ऑक्सीजन लेवल डिप करता है 94 के नीचे और उसकी हालत ठीक नहीं है। हम अब क्या देख रहे हैं कि यंग बच्चे, लड़के लड़कियां सीटी स्कैन कराने आ रहे हैं, ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन तो सर 98 है। क्यों आए हो? बस जी सुना है सीटी स्कैन जरूरी होता है। तो ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि सीटी स्कैन की भी स्पेसिफिक इंडिकेशन है जी, तब वो बहुत इंपॉर्टेंट है और करना जरूरी है, पर हर समय नहीं। चलिए सर एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां लेना है, फौरन वापस हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ एम्स के पूर्व डायरेक्टर भी होंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।